dual nature of dual nature of matter and radiations. This unit will give you 4 marks in board exams. But this is a very important unit from any entrance point of view, entrance exam point of view. This will give you 4 marks in NEET also, one question, and 4 marks in JEE also, इस चैप्टर में से. ठीक है, छोटा यूनिट है बट इंपॉर्टेंट है. ड्यूल नेचर क्या हुआ पहले ये देखो. ड्यूल नेचर मींस डबल नेचर. जैसे हम बहुत सारे फिनोमेना पढ़ते हैं लाइट में, जो लाइट की वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं. ठीक है, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन. बहुत सारे ऐसे फिनोमेना भी हैं जिनको वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. वन सच फिनोमेना इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या ये जो कॉन्सेप्ट है ड्यूल नेचर का, इसमें हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की. ड्यूल नेचर का मतलब है पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर. पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर. फोटॉन क्या है बेटा? लाइट पार्टिकल्स को फोटॉन बोलते हैं. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सेज कि लाइट travels in the form of discrete packets of energy, and these discrete packets, these discrete particles are called as photons. लाइट का जो प्रोपोगेशन है light propagates in the form of discrete energy packets. Called photons. ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले we'll discuss the properties of photons. Photons are not like matter particles like electron, proton, or neutron. These photons are electrically neutral particles, but not like neutrons. Photons are electrically neutral and they do not have any rest mass. They do not have any rest mass. The rest mass of a photon is 0. इसका मतलब क्या है कि फोटॉन कभी भी रेस्ट पे नहीं होता. The photons are the energy packets, electrically neutral है and always in motion. Photon cannot exist stationary. ठीक है, ऐसा पार्टिकल जो कभी स्टेशनरी नहीं होता वो फोटॉन है. ठीक है, मैं इसको प्रूफ भी करा दूंगा आपको मैथमेटिकली. Since photons basically represent light, so photons travel with the speed of light. Photons travel with the speed of light, which is 3 into 10 raised power 8 meter per second in free space. C से रिप्रेजेंट करते हैं. The speed of photons in free space is 3 into 10 raised power 8 meter per second. The energy of photon
is given by is directly proportional to its frequency. किसी भी फोटॉन की जो एनर्जी है, the energy of a photon is directly proportional to its frequency. मतलब E is directly proportional to nu. एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. प्लैंक्स रिलेशन बोलते हैं बेटा इस एक्सप्रेशन को. E equals to h nu. This h is called as Planck's constant. और इसकी वैल्यू है 6.6 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. This is Planck's relation. फोटॉन की एनर्जी के लिए एक रिलेशन नहीं है. आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास एनर्जी इक्विवेलेंस है. एनर्जी और मास इंटरकन्वर्टिबल होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी दिस एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर. The energy of a photon is also given as E equals to mc स्क्वायर. इस एक्सप्रेशन में ये जो c तो इसलिए लिखा क्योंकि फोटॉन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. इस एक्सप्रेशन में जो m है इट इज कॉल्ड एज काइनेटिक मास. और ये काइनेटिक मास जो है इट इज रिलेटेड टू रेस्ट मास. काइनेटिक मास m is given as m equals to m0 divided by square root of 1 minus v square by c square. इसमें जो m0 है इसको बोलते हैं रेस्ट मास ऑफ फोटॉन. रेस्ट मास ऑफ एनी पार्टिकल इन जनरल तो ऐसे ही लिखा जाता है. m0 इज rest mass of the particle. v is the velocity of particle. कोई भी पार्टिकल है. c is the speed of light है तो यहां से m0 क्या बना. m0 is equal to m into square root of 1 minus v square by c square. And for a photon देखिए, for a photon v equals to c. और जब v c के बराबर होगा तो m0 will be equal to 0. देखो कैसे, इस v की जगह जब c लिख दूंगा c square by c square will become 1. तो 1 minus 1 क्या हो. ठीक है, इसलिए फोटॉन्स जो है वो कभी रेस्ट पे नहीं होते. अब हमने ये पढ़ा है बेसिक फिजिक्स में, मैकेनिक्स में, कि कोई भी पार्टिकल जब रेस्ट में होगा तो उसके पास मोमेंटम होता है. सो हाउ वी एक्सप्रेस द मोमेंटम ऑफ फोटॉन. लाइक एनी अदर पार्टिकल, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो यहाँ पर भी नंबर आप देख लेना कौन सा है. द मोमेंटम ऑफ ए फोटॉन इज, जनरली तो ऐसे लिखेंगे p इक्वल्स टू m इंटू सी, बट इसे हम किसी दूसरे फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. किसी फोटॉन के लिए m इंटू सी इज वैलिड, लेकिन
अगर मास नहीं पता होगा तो भी मोमेंटम निकाला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। मोमेंटम को एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखना कैसे बेटा, ई जो है mc स्क्वायर है, तो m क्या हुआ, ई अपॉन सी स्क्वायर। यहां अगर डाल दोगे तो p कितना हो जाएगा, ई अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी। तो आपके पास मोमेंटम का एक एक्सप्रेशन और है, इट इज ई बाई सी। तो अगर किसी फोटान की एनर्जी गिवन होगी तो उसे 3 इंटू 10⁸ से डिवाइड कर देना, वो भी मोमेंटम है। ठीक है, डोंट ऑलवेज लुक कि हमें मास गिवन होगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड इज आल्सो मोमेंटम। ठीक है, एंड अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना है, use the same relation, E equals to h nu, so we have P कितना हो गया, h nu by c, P equals to h nu by c। लेकिन एक बेसिक रिलेशन पता है कि C equals to न्यू लैम्डा, तो न्यू बाय सी क्या हो गया, 1 बाय लैम्डा। न्यू बाय सी क्या हुआ, 1 बाय लैम्डा। तो अगर एनर्जी की फॉर्म में लिखना है तो ये, अदरवाइज मोमेंटम को ऐसे भी लिखते हैं, P इक्वल्स टू ई बाई सी की जगह एच न्यू बाई सी लिखेंगे। तो न्यू बाई सी तो हो गया 1 बाय लैम्डा, इट मीन्स P इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। तो अगर वेवलेंथ गिवन होगी, h तो कांस्टेंट है, अगर वेवलेंथ गिवन होगी तो प्लैंक्स कांस्टेंट को उस वेवलेंथ से डिवाइड करेंगे तो भी हमें मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस काम के हैं, कोई नया एक्सप्रेशन नहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ, बस थोड़ी सी मैनिपुलेशन है। तो मोमेंटम के बेटा 3 एक्सप्रेशन हैं, दिस P इक्वल्स टू mc, it is also equal to E by C and it is also equal to H by lambda। ठीक है, जनरलाइज नहीं करना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो डिपेंड करता है मास की फॉर्म में लिख रहे हो या एनर्जी की फॉर्म में लिख रहे हो। और ये भी देख लो, अगर आप देखोगे जो आपने नोट्स बनाए स्टार्टिंग में, P इक्वल्स टू एच न्यू, वहां लिखा होगा एनर्जी ऑफ ए फोटान, एक फोटान की एनर्जी है। फॉर n photons E equals to n into h nu। तो कभी भी आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर कैलकुलेट करना हो, एनर्जी को h न्यू से डिवाइड कर देना। नंबर ऑफ फोटॉन्स n इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय h न्यू। फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसलिए किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में उनके पाथ में कभी चेंज नहीं आएगा। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, फोटॉन्स आर नॉट लाइक न्यूट्रॉन्स। ये नहीं कि न्यूट्रॉन नहीं डिफ्लेक्ट होते तो फोटॉन्स आर न्यूट्रॉन्स, नो। न्यूट्रॉन इज ए एलिमेंट्री पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है, जिसका कुछ मास है। फोटॉन का तो रेस्ट मास 0 है। फोटॉन इज एक्चुअली एनर्जी, इट इज नॉट ए मास, इट इज एनर्जी। इसलिए फोटॉन के मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सप्रेस करना इज मोर बेटर, ई बाय सी। ठीक है, और जब कभी भी हम फोटॉन के केस में या इस तरह की मॉडर्न फिजिक्स है ये, इसमें एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं तो हम जूल में नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज करते हैं। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटॉन की एनर्जी जब भी कैलकुलेट करोगे
and 1 electron volt 1.6 into 10 raised पर -19 जूल होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 into 10 raised पर -16 जूल, एंड 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 into 10 raised पर -13 जूल। फिर बेटा हमने जो मेन इस चैप्टर में बात करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन एमिशन। Electron emission is a process. It is a process of ejection of electrons from the surface of a metal. From a metal बोल सकते हैं. It can be from interior of metal. It is the process of ejection of electrons from a metal. मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन एमिशन कैसे करवाया जा सकता है? हाउ वी कैन eject electrons from a metal? There are some basic processes like thermionic emission. थर्माइनिक एमिशन क्या हुआ? किसी मेटल को अगर हीट करें तो इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी हीट करने से, और वो थर्मल एनर्जी अगर ज्यादा होगी द इलेक्ट्रॉन्स कैन एमिट, ठीक है, हीटिंग से। मेटल को हीट करने से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, उस एमिशन को थर्माइनिक एमिशन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं इन्हें बोलते हैं थर्माइन्स। इलेक्ट्रॉन्स एमिशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया जा सकता है, देन वी कॉल इट एज फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या हुआ? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के अगर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कितना स्ट्रॉन्ग? 10 रेज पर 7 वोल्ट पर मीटर, या 10 रेज पर 6 to 7 बोल दो, 10 रेज पर 6 to 10 रेज पर 7 वोल्ट पर मीटर अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे तो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है। देयर इज ए प्रोसेस कॉल्ड एज सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है? हाईली एनर्जेटिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स strike a metal and takes electrons from it. एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम अगर किसी मेटल को स्ट्राइक करेगी तो उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले लेगी। इट इज कॉल्ड, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है या फ्री है मेटल के अंदर, यहाँ से एक एनर्जेटिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको अलो करें टू फॉल इन इट, तो उसकी एनर्जी के कारण दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए मेटल का,
उस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन आया वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन निकला वो सेकेंडरी है, क्योंकि इसने उसको एनर्जी ट्रांसफर करी। तो जब एनर्जी, इतनी एनर्जी सिंपल है, जैसे एक पार्टिकल यहाँ आया, दूसरा पार्टिकल आएगा, उसको हिट करेगा और उसको ले जाएगा अपने साथ या उससे बाहर निकाल देगा, दैट इज सेकेंडरी एमिशन। फील्ड एमिशन क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वर्क होगा, तो वर्क होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर उस इलेक्ट्रॉन को के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें कि वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल ही जाए, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए कि वो अपने एटम को ही छोड़ दे, तो उसे बोलेंगे फील्ड एमिशन। उसके लिए 10⁶ to 10⁷ वोल्ट पर मीटर लगाना पड़ता है। और ये तो थर्मोडायनेमिक एमिशन इजी है टू अंडरस्टैंड, कि जब हम एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि थर्मल एनर्जी देंगे, तो थर्मल एमिशन होगा। एनर्जी, वो जो थर्मल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और इलेक्ट्रॉन्स को वहां से फ्री करेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसपे आपका ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो मीन्स लाइट। जब लाइट फॉल करेगी किसी मेटल सरफेस के ऊपर, लाइट मीन्स अगेन फोटॉन्स। सिर्फ लाइट सूटेबल इंटेंसिटी की, ऐसे नहीं कि कोई भी लाइट, वो किस पे डिपेंड करता है वो भी समझा रहा हूं अभी। तो इसलिए अभी तो मैं लिखूंगा व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल इंटेंसिटी, सूटेबल एनर्जी लिख लो, falls on the surface of a metal, then electrons are emitted from it. This process is known as photoelectric emission. और जो इलेक्ट्रॉन emit हुए, the emitted electrons are known as photoelectrons. जो इलेक्ट्रॉन्स emit हुए उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लाइट के कारण emit हुए हैं, लाइट फॉल करी है इसलिए emit हुए। अब इसमें भी एक कंडीशन है, मैंने यहां लिखा सूटेबल एनर्जी। कितनी सूटेबल है? ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है ना सूटेबल एनर्जी। सूटेबल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल। कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए? दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। और जो अल्कली मेटल्स हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखना, देयर इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट मेटल्स, नॉट ओनली अल्कली मेटल्स। जो अल्कली मेटल हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, फॉर अल्कली मेटल्स द वर्क फंक्शन इज of the order of 2 electron volt, 1.98 to 2.02। डिफरेंट अल्कली मेटल्स का जो वर्क फंक्शन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही होता है। एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना ही हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻। दिस इज वेरी स्मॉल।
-19 है, ठीक है। और इसीलिए जो अल्कली मेटल्स होते हैं they show photoelectric effect even when exposed to visible portion of electromagnetic spectrum। मतलब अगर नॉर्मल लाइट भी फॉल करती है अल्कली मेटल के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो जाता है। लाइट की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी फोटॉन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, E इक्वल टू एच न्यू। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता है वेवलेंथ की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। सो व्हाट डिफरेंट, जैसे 4000 टू 8000 आपको पता है विजिबल पोर्शन में वेवलेंथ है। 4000 वॉयलेट के लिए, 8000 इज फॉर रेड, एंड बीच में वी हैव ऑल द वैल्यूज, ऑल द 7 कलर्स। तो जो मर्जी वेवलेंथ डाल दो उस विजिबल पोर्शन में, एच का वैल्यू सी का वैल्यू डाल के देखना, ई जो है वो हर केस में 4000 से लेके 8000 वाली जो रेंज है उसमें ई विल बी ग्रेटर देन 2, एंड व्हेन ई इज ग्रेटर देन 2 तो इसका मतलब यह है कि उस फोटॉन की जो एनर्जी है दैट इज मोर देन द वर्क फंक्शन। सो व्हेन इट इज मोर देन वर्क फंक्शन सो दैट मींस इलेक्ट्रिक फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन हो जाएगा। हायर वेवलेंथ होगी जो रेड के बाद वाली जो वेवलेंथ है, जैसे इंफ्रारेड, रेड के बाद वाली जो वेवलेंथ होगी उसकी एनर्जी तो और कम हो जाएगी, इसलिए इंफ्रारेड से नहीं। जो बाकी वाले मेटल्स हैं जिनका वर्क फंक्शन ज्यादा है उनसे इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, सो वी नीड स्मॉलर वेवलेंथ, स्मॉलर देन द विजिबल इज अल्ट्रावायलेट। यूवी के बाद आता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पता है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है? वी हैव, याद है किसी को? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, गामा कहां से आ गया? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड, सीक्वेंस में बोलो, इंफ्रारेड, देन विजिबल, देन अल्ट्रावायलेट, देन एक्स रेज, देन गामा रेज, ऐसे है। तो ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, तो विजिबल की वेवलेंथ इससे कम है, तो जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम। तो विजिबल लाइट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू, पता चल रहा है क्यों? अल्ट्रावायलेट की ज्यादा है एज कंपेयर टू विजिबल, जितनी वेवलेंथ कम उतनी एनर्जी ज्यादा, या वेवलेंथ कम और फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ऐसे भी समझ सकते हो। E इक्वल टू एच न्यू है, तो ये जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अल्कली मेटल्स जिनके लिए वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में है वो तो विजिबल लाइट के साथ भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन शो करेगा, लेकिन जो बाकी वाले मेटल्स होंगे, द अदर मेटल्स, the other metals can show photoelectric effect only when exposed to UV radiations having higher frequency। UV रेडिएशन से तो अल्कली मेटल भी शो करेंगे, लेकिन जो बाकी मेटल्स हैं, प्लेटिनम विल नॉट शो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन विद विजिबल, इट विल शो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन विद यूवी। ठीक है, तो ये मतलब है सूटेबल एनर्जी का फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन टू टेक प्लेस। लिखना तो लिख लो, लिख लीजिए। फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन टू टेक प्लेस द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स मतलब जो इंसिडेंट लाइट है, द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स should be greater than the work function of the metal, greater than, not even equal to, it should be greater than the work function of the metal। फोटॉन्स की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, और ये भी हम एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली
मैथमेटिकली इसे बोलते हैं बेटा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज एक्चुअली 1-to-1 रिलेशन। एक फोटॉन अपनी ट्रांसफर करता है टू 1 इलेक्ट्रॉन। जितने फोटॉन्स फॉल करेंगे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकते। अब उतने निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वो तो डिपेंड करता है उनकी एनर्जी पे, बट उससे ज्यादा का मतलब एक फोटॉन एट द मोस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। इट इज नॉट कि फोटॉन आगे जाके डिवाइड हो गया या उसकी एनर्जी डिवाइड होगी, सडनली गिवन टू 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए बोलते हैं 1-to-1। तो जो फोटॉन की एनर्जी है, देखो पहले एक लॉजिक समझो। मान लो ये मेटल है और इस मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है और कोई इंटीरियर में है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। द पर्पज इज इन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से अलग करना है। अपने आप नहीं आ सकता इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपने आप इलेक्ट्रॉन आके इधर आ भी जाएगा ना, तो यहाँ सरफेस बैरियर बन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा तो पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा जो उसको वापस खींच लेता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालना है कि इतनी एनर्जी दे दो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, इतनी एनर्जी दे दो कि वो सरफेस बैरियर से दूर चला जाए, मतलब तब वो वापस इसके फील्ड से निकल गया। दैट मीन्स उसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां नहीं लाना है, दैट इज नॉट द पर्पस, या इधर नहीं लाना है, इट शुड बी अवे फ्रॉम दिस पोटेंशियल। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी? जो इलेक्ट्रॉन को दूर लेके जाएगी ताकि वापस मेटल के अंदर नहीं आ जाए। वो काइनेटिक एनर्जी भी जो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है उसी से आएगी। क्या है ये इक्वेशन? इट सेज कि जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है is utilized for two purposes। फोटॉन की एनर्जी जो है इट इज यूटिलाइज्ड फॉर टू पर्पसेस। वन इज प्रोवाइडिंग वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी एनर्जी है जिसके कारण इट्स पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, वो प्रोवाइड करनी है। और दूसरा प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। providing kinetic energy to the emitted electrons. Therefore, mathematically we write E equals to वर्क फंक्शन को phi से रिप्रेजेंट करते हैं, phi plus 1/2 mv square। E equals to phi plus 1/2 mv square। बेटा जो E है दैट इज इक्वल टू h न्यू। phi भी तो एनर्जी ही है, अगर E को h न्यू लिखते हैं तो phi भी तो एनर्जी है, बस phi से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट शुड बी इक्वल टू h इंटू सम काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे E1 इज इक्वल टू h न्यू 1, E2 इज h न्यू 2, E3 इज h न्यू 3। तो अगर phi भी एनर्जी है तो एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू न्यू। अब ये न्यू जीरो क्या है ये देखो, व्हाट इज दिस phi? इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। जो इन फोटॉन्स की कम से कम एनर्जी होनी चाहिए उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। और उस वर्क फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज दिस न्यू जीरो? इट इज थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है? बाउंड्री, कि इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। अगर बोलेंगे मिनिमम एनर्जी ऑफ द photons below which photoelectric emission is not possible,
that minimum energy is called work function. But अगर minimum frequency बोलेंगे तो it is called as threshold frequency. मतलब the frequency corresponding to work function which is energy is threshold frequency. ठीक है, ऐसे एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन है, तो थ्रेशोल्ड के साथ जो फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है दैट सॉरी वर्क फंक्शन के साथ जो फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. डिफाइन करना हो तो लिख लेना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस below which photoelectric emission is not possible. कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंसिडेंट रेडिएशंस की जिसके नीचे नीचे फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इसलिए इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv स्क्वायर. ठीक है, E इक्वल्स टू एच न्यू, फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट 1/2 mv स्क्वायर एज इट इज आएगा. सो यहां से 1/2 mv स्क्वायर कितना बना, h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट बना. ये भी आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ही है. 1/2 mv स्क्वायर इज h इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो. देखो अब अगर न्यू और न्यू जीरो दोनों बराबर है, अगर इंसिडेंट रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो बेटा तब जो 1/2 mv स्क्वायर होगा वो होगा 0. 1/2 mv स्क्वायर विल बी 0. अगर इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो काइनेटिक एनर्जी जो भी होगा नेगेटिव होगी, है ना. अगर ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है तो इनका डिफरेंस तो नेगेटिव हुआ. बेटा काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, और अगर पार्टिकल मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो भी नहीं हो सकती. अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो आ रही है इसका मतलब जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट तो हुए बट वो यहाँ से बाहर नहीं गए, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हुआ. इन दोनों केसेस में वी कैन से कि फॉर बोथ नो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस. नो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस. बट अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो 1/2 mv स्क्वायर विल बी पॉजिटिव. और बेटा ये 1/2 mv स्क्वायर पॉजिटिव अगर आ गया तो मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन है. ठीक है, सो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस. तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन तभी होगा जब frequency of the incident radiations is more than the threshold frequency of the metal. ठीक है, वर्क फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और वेवलेंथ भी है बेटा. देखो वी हैव ए फॉर्मूला हियर, जैसे हमने लिखा फाई इक्वल्स टू एच न्यू जीरो, ऐसे ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा जीरो. फाई हो गया वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी है, न्यू जीरो इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा जीरो क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. लैम्डा जीरो इज थ्रेशोल्ड
वेवलेंथ। बेटा फ्रीक्वेंसी के लिए तो बोलेंगे कि कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, या एनर्जी के लिए भी ऐसा बोलेंगे। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ above which photoelectric emission is not possible। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू है तो उसके केस में जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो तो मैक्सिमम होगा, तो उसको भी मिनिमम नहीं बोलना है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हुआ? इट इज मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन्स above which photoelectric emission is not possible। फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमम बिलो विच एंड वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम अबव विच। ठीक है, टुमारो विल डू द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप की हेल्प से समझेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या है, और वो करंट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। दैट इज द ओनली बिग क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। बड़े सारे फैक्टर्स हैं उसमें।